अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल में आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर आप इकरा हसन का एक बयान सुनेंगे जिसमें उन्होंने कहा है, बड़ी प्यारी बात कही है, यानी वो लीडर, वो कायद जो हमारा वोट लेने के बाद हमारे लिए बोल ना सकें, ज़बान खोल ना सकें, तो फिर ऐसी क़यादत का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी दौरे हाजिर को देखते हुए हम पार्टियों को वोट दे देते हैं, लेकिन कोई पार्टी हमारे लिए बोलती हुई नज़र नहीं आती। इसी के ताल्लुक से इकरा हसन ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। दूसरी वीडियो के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है आजम खान को लेकर के। हम सबको पता है कि आजम खान कई सालों से जेल के अंदर कैद हैं और रामपुर के सांसद रह चुके हैं, उनकी सांसद भी इसी वजह से गिरा दी गई है। अपनी मोहब्बत का किस तरह एक मुशायरे के अंदर इजहार किया है, दोनों वीडियो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और एक एक करके दोनों वीडियो को आप देखिए। चलिए पहले वीडियो शुरू करें। रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आजम खान। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो
सलवार किसकी थी जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद। मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा, कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे?
क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं। शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है। मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड को और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आजम एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर है आजम खां। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल में आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हम लोगों को सुनने के लिए आए, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और मैं साथ ही में धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे बीच में अभी मौजूद हुए सनातन पांडे सांसद जी, नफीस अहमद साहब, फहद भाई जो आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मुअज्जम मामा साहब, आदिल आजमी साहब जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, साथ में मुमरा के पार्टी प्रेसिडेंट मन्नान भाई और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है अपनी बहनों को यहाँ पर देखकर कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम ऐसा है जिसमें महिलाओं ने भी शिरकत करी। तो मैं आपकी और अपनी तरफ से उनका भी इस्तकबाल करना चाहती हूँ। और जितने भी लोग जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग में जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाई है, मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इतने दूर से चुनाव लड़ी और आप सबकी दुआओं से चुनाव जीती और आज यहाँ पर मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाई मुझे दुआ देने के साथ साथ मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग आए हैं, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, जिस तरीके से इस चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कुछ कसर जरूर रह गई है लेकिन एक उम्मीद जागी है और इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं। आपकी और हमारी आगे जिम्मेदारी है कि हम इस मैसेज को आगे तक लेकर जाएं और अपनी जीत को मुकम्मल करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो रोजाना जैसा आप देख रहे हैं जिस तरीके की राजनीति पर भाजपा पलट कर आ रही है, अभी कोल्हापुर में जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है एक कम्युनिटी को। मैं जहां से आती हूँ वहां पर मुजफ्फरनगर में हमारे लोगों को जो सब्जी और फल बेचते हैं उन्हें तख्तियां लगाकर अपना परिचय देने को कहा है। तो अगर इसी तरीके की फिरका परस्त और भेदभाव फैलाने वाली राजनीति हमारे देश में पनपती रही तो ये आपके और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी। आज जितनी
मेहनत हम अपने रोजगार पर करते हैं, उतनी ही मेहनत हमें अपने सियासी एतबार पर भी करनी होगी, क्योंकि हमारा वजूद हमारे मुल्क में, हमारे देश में हम तभी बना सकते हैं जब हमारी सियासी पहचान होगी, सियासी एतबार होगा। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए और ऐसे लोगों को मजबूती दीजिए जो आपके बीच में खड़े होकर हक की बात कर सके, इंसाफ की बात कर सके। जो भी काम हम करते हैं, हर मजहब, हर दीन ये सिखाता है कि हम उसे ईमानदारी से करें, चाहे अपना रोजगार का काम हो, इबादत का काम हो या इल्म का काम हो, तालीम का काम हो। इसी तरीके से जब तक ईमानदारी सियासत में नहीं आएगी, आपकी और हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। तो जैसा फहद भाई बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उनको पहचानिए, क्योंकि हमारे वोट लेकर अगर कोई हमारे लिए बोल ना सके, लड़ ना सके, तो ऐसी क़यादत का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भी छोटा सफर राजनीति का रहा है, जितनी मजबूती के साथ मुझे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब पूरी सरकार और उनका पूरा प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ था। वो एक ऐसे वाहिद शख्स है जिन तक पहुंचना हर आदमी के लिए इतना आसान है, जो हर गरीब मजलूम की आवाज को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं। आज इस देश में अगर विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है तो उनकी सलाहियत ने, उनकी सूझबूझ ने और उनकी पार्टी ने इस विपक्ष को मजबूती देने का काम किया। और वो हर उस व्यक्ति की आवाज बनना चाहते हैं जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब हमारी जरूरत है, 5 साल में एक बार उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है वोट की, अगर उस वक्त हम उनके साथ न खड़े हो तो हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे जो आपकी और हमारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सके। आज हमारे नेता आपके प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती देना चाह रहे हैं और इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि हम आपको इस आने वाले चुनाव के लिए प्रेरित कर सके, आपकी हौसला अफजाई कर सके और आपको बता सके कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी आपके बुरे में, आपके भले में, आपके बीच में सबसे आगे खड़े रहने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी के यहाँ पर मजबूत लोग स्टेज पर बैठे हैं, फहद भाई और रईस भाई यहाँ से जा चुके हैं और मन्नान भाई, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इतने मजबूत हैं कि आपकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन्हें मजबूती दें, अपने बीच में रखकर ताकत दें, ताकि ये हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आपकी आवाज बन सके। और ये जो चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती है। आपको अपनी ताकत को, अपने वोट की ताकत को समझना है और इस चुनाव में मजबूती के साथ वोट देने का काम करना है। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ और अगर आप लोगों ने चाहा, अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अपने बीच में रखना चाहा, तो इंशाल्लाह जब जब आप लोग बुलाएंगे, हम सब आपके बीच में आएंगे और आपकी हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये हमारा जो देश है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। मैं जहाँ से आती हूँ वहां पर एक मुसलमान औरत या आदमी का जीतना बहुत मुश्किल है। हमने कोशिश करी है कि हम वहां पर एक ऐसा भाईचारा बनाएं कि ईमानदारी के साथ एक दूसरे की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोलूंगी तो दूसरे के लिए कौन बोलेगा, और अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा।
तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके साथ की जरूरत है, और अगर हम ईमानदारी से उनका साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब आपकी लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो वो भी आपके साथ आपको खड़े मिलेंगे। जैसे सीए एनआरसी के दौरान हमने देखा, अगर अपने दुख हम खुद रोते रहेंगे तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे बीच में आकर खड़े होते हैं तब सारी दुनिया देखती है और सरकारें भी अपने कदम वापस लेने पर मजबूर हो जाती है। ये हमने देखा है अपने देश में, और हमें जरूरत है कि हम प्यार की, मोहब्बत की बात करें और ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ पर सिर्फ काम की बात हो सके, हमारे देश के उन्नति की बात हो सके। नफरत फैलाने वालों को, आपको और हमें रोकना है। कुछ हद तक हमने ये काम कर दिखाया है, लेकिन अब जरूरी है कि सबसे पहले आप महाराष्ट्र में सबकी नजरें आपके चुनाव पर टिकी हुई हैं, और हम जैसे लोग जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप सबसे पहला संदेश भाजपा को यहाँ पर देंगे, और फिर हम यूपी में वही काम करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी आपके बीच में इस तरीके से मेहनत कर रही है, खासकर अबू आसिम आजमी साहब के क़यादत के अंदर। वो एक वाहिद शख्स है जिन्होंने पार्टी को यहाँ पर ताकत दे रखी है, और इतनी बेबाकी से वो सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मुझे बहुत फक्र होता है उनको देखकर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां सरकार भी बना सकती है पार्टी, लालच में भी लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जितनी मेहनत करी है, जितना बलिदान दिया है, ये काबिले तारीफ है। तो उनकी ईमानदारी को मैं सलाम करती हूँ, और बस यही आप लोगों के बीच में मैं कहने आई हूँ कि आप लोग उनका साथ दें, क्योंकि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही लोग दुनिया बदलते जा रहे हैं, और वो ऐसे एक शख्स आपके प्रदेश में है, और उनकी क़यादत के बीच में हमारे सभी लोग मौजूद हैं। हमें इकट्ठा होकर ऐसी राजनीति को अपने बीच में बढ़ावा देने की जरूरत है जो हमारे देश को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को तरक्की पर लेकर जाए। हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से, जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर इसी तरीके से हमारे भाइयों को यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करेंगे तो आपकी सदन में इतनी मजबूत आवाज पहुंचेगी कि फिर से कोल्हापुर जैसी वारदात इस प्रदेश में नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों से इजाजत लेते हुए, क्योंकि वक्त की भी कमी है, मैं आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ, और बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, उन्हें भी आप लोग राजनीति में आगे आने का मौका दें। मुझे बहुत खुशी होगी, और बहुत मुझे अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके चुनाव में भी आपके बीच में आकर अपने पार्टी का संदेश लेकर आऊं और आपसे वोटों की गुहार लगा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।